केंद्र सरकार के आम बजट पेश होने के बाद जहां कई लोग इससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो कई लोगों के इस बजट से उम्मीदें टूट चुकी हैं। सरकार के पिटारे से जहां आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं निकला, तो वहीं उत्तराखंड की आम जनता को भी इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार केंद्र के इस बजट को उत्तराखंड के लिए फायदे का सौदा बता रही है। केंद्र के आम बजट से उत्तराखंड को होगा 28,000 करोड़ का फायदा। 15वें वेतन आयोग ने राज्य के लिए की 90,000 करोड़ देने की सिफारिश। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त बजट से मिलेगा लाभ। प्रदेश के 3 जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेज। 15,000 स्कूलों को नई शिक्षा नीति के अनुसार अपडेट किए जाने की घोषणा। उत्तराखंड को भी मिलेगा फायदा। वायु प्रदूषण रोकने को 217 करोड़ की घोषणा। राज्य वन और ग्लेशियर संरक्षण की योजनाओं को मिल सकता है फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। यूं तो बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये बजट कहीं फायदे का रहा तो कहीं प्रदेश सरकार की उम्मीदें टूटती नजर आईं। दरअसल 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को लगभग 90,000 करोड़ रुपए की कुल ग्रांट देने की सिफारिश कर दी है। इसमें से 47,234 करोड़ केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मिलेंगे। गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान मिलना बंद हो गया था। इस तरह अगले 4 साल के लिए राज्य को 28,000 करोड़ से अधिक का सीधा फायदा मिलेगा। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं सिंह साहब, वित्त मंत्री जी का, जो वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी, सबका मैं बहुत आभारी हूं कि 14वें वित्त ने जहां हमको भुला दिया था उत्तराखंड को, उन्होंने ये समझा कि उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं हुआ है और उन्होंने उन सब का ध्यान रखते हुए एक जो हमारी अपेक्षा थी उस तरह की फंडिंग की व्यवस्था अपनी सिफारिशों में की और वो राज्य को आज मिल रहा है। केंद्रीय बजट में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद राज्य को मिलने वाली राशि पर तस्वीर साफ हो गई है। 15वें वित्त आयोग ने पिछले साल केंद्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें 1 साल के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन अब केंद्र ने आयोग की पूरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब आयोग की ओर से की गई सभी सिफारिशों का लाभ राज्य को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर केंद्र के बजट से कई चीजों में राज्य सरकार की उम्मीदें भी टूटी हैं। केंद्र के आम बजट से उत्तराखंड सरकार की इन मांगों पर टूटी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पिटारे से नहीं मिला ग्रीन बोनस का लाभ। केंद्र के बजट पिटारे में नहीं हुआ उत्तराखंड के किसी भी प्रोजेक्ट का जिक्र। राज्य की नई रेल परियोजनाओं पर केंद्र ने नहीं की कोई भी घोषणा। यूं तो केंद्र के बजट में कई राज्यों के चुनावों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन केंद्र की ओर से उत्तराखंड की झोली में कुछ खास सौगातें नहीं डाली गईं। हालांकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने केंद्र के इस बजट को उत्तराखंड के लिए फायदे का सौदा ही बताया है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जो केंद्र सरकार का बजट पास हुआ, जो उससे उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलता तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं फायदे में ही रहा उत्तराखंड। अब जो अगला बजट त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी राज्य के लिए, उससे लोग क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? बातें निकल कर आई कि बजट में कैसे क्या हो सकता है। अगर बात की जाए रेल को तौर पर यह दिखाई दिया
कि दो जो रेल हैं, बल्कि आज ही मैं आपको बता दूं भानु कि अनिल बलूनी ने ट्वीट कर बताया है कि सिद्धबली शताब्दी एक्सप्रेस और इसके साथ साथ पूर्णागिरि शताब्दी एक्सप्रेस इसी महीने से शुरू की जानी है। आपने गौर देखा होगा कि नाम कर तो उत्तराखंड के लिहाज से काफी कुछ नहीं मिला, मगर अगर बात करें मौजूदा समय में साफ तौर पर यह देखा गया है कि जिस तरह की एड ऑन चीजें हैं रेलवे की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर स्कूलों की, उसको लेकर उत्तराखंड को बड़ी आस है। जैसे 15,000 स्कूलों को बनाया जाना है, आधुनिकीकरण होना है, उसमें उत्तराखंड का पार्ट आ सकता है। इसके अलावा दूसरी तमाम चीजें जो बजट से रिलेटेड हैं उसमें उत्तराखंड का नंबर आ सकता है। और यही बात है कि ग्रीन बोनस भले ही ना मिला हो भानु, मगर इस राज्य को केंद्रीय बजट से काफी कुछ मिला है, मगर दरकार बड़ी थी, दरकार थी ग्रीन बोनस की, वो नहीं मिल पाया। दरकार थी जो बड़े ऐलान थे उस पर नहीं मिल पाया। हालांकि कुंभ को लेकर भी वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी है। तो मौजूदा समय में अगर बात करें, आज का जो विषय है वो 15वें वित्त आयोग का जो हरी झंडी देना है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग से निराशा मिली थी। और अब जो पूरी तरीके से अगर जो बात की जा रही है, जिस तरह की स्वीकार्यता हुई है, जिस तरह की सिफारिशें केंद्र सरकार ने स्वीकारी हैं, उससे सरकार को अगले 4 साल में 28 करोड़ से ज्यादा के सीधे फायदे होने वाले हैं भानु। तो ये चीजें जो हैं उत्तराखंड के लिहाज से काफी सरल हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पूरी तरीके से इस चीज को स्वीकारा और स्वीकारने के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया कि उनकी जो प्लानिंग है, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र जी के पास जो है 1 साल का समय बचता है, उन्हें उससे पहले चुनावी परीक्षा में गुजरना होगा। तो जो डबल इंजन की सरकार भानु बात की जा रही थी, डबल इंजन की सरकार किस तरीके के मोड में काम करके जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़े प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं भानु, यहाँ कुंभ आने वाला है, कुंभ को लेकर कैसे आप चीजों को कराएंगे। अब जैसा आपका सवाल था कि उत्तराखंड राज्य के बजट पर क्या चीजें रहेंगी, उत्तराखंड के राज्य के बजट पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लान और नॉन प्लान की बहुत तगड़ी लड़ाई है। नॉन प्लान में यहाँ सैलरीज, पेंशन, कर्जा, इन सब में बजट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। और यही कारण होता है कि राज्य के जो बजट आते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसमें हेल्थ के सेक्टर पर, तमाम चीजों पर काम नहीं हो पाता है। जैसे कल हेल्थ सेक्टर पर 37% की बढ़ोतरी हुई, उसमें साफ तौर पर एक बात यह है कि यहाँ पर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज जाना है, तो उसमें चीजें आएंगी। तो इनडायरेक्टली वे में तो सेंट्रल ने काफी कुछ दिया है। स्टेट जो है वित्त आयोग के साथ, दूसरी चीजों के साथ, कुंभ के साथ काफी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। देखना होगा कि ये पैसा मिल कब पाता है, क्योंकि देखिए अभी भी स्वीकार हुआ है, मगर असल में फंड कब आएंगे, कहीं कोई दूसरा अड़ंगा तो नहीं लगेगा। ये एक बड़ी लड़ाई होगी जी। लेकिन गौरव जी, यहाँ पर अब चुनाव भी हैं, त्रिवेंद्र सरकार को अपने चुनाव भी आगे देखने हैं, वो भी साधना है। और अभी जो लोगों को जो उम्मीदें थी केंद्र के बजट से, वो शायद अगर उसमें पूरी ना हो पाई हो, तो कम से कम राज्य के लिए जो वो बजट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना है और कोरोना के बाद लोगों के व्यवसाय भी धीमे पड़ चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो वो सब भी उनको बैलेंस करना है। उसके लिए क्या कुछ सरकार ने पहले से कोई रणनीति बना रखी है जो हमें इस बजट में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब जो आस है वो राज्य सरकार के बजट से है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, चाहे वो आम लोग हों, उद्योगपति हों, व्यापारी हों, तमाम विभागों के लोग हों या फिर आम जनता है, उन सबसे कहा है कि जिस तरीके से अब मार्च में ये बजट आना है राज्य सरकार का, उसमें सुझाव मांगे हैं। पिछली बार तो हमने ये देखा था भानु की उन्होंने फेसबुक पर भी एक बड़ा प्रोग्राम किया था 2-2.5 घंटे का, और जिसमें बजट के लिए सुझाव मांगे थे। हालांकि ये सुझाव अपने स्तर पर अब दिए जाएंगे, कितना कुछ बजट का हिस्सा बनेंगे या कैसे करके अब त्रिवेंद्र सरकार अपना सरकार का अगर कहा जाए इस कार्यकाल का आखिरी बजट लाएगी, तो वो लोक लुभावन तो होगा ही, क्योंकि चुनाव है 1 साल बाद। तो देखना होगा केंद्र के बाद अब राज्य सरकार किस तरीके का जो पिटारा है बजट का वो लेकर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को राज्य सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा त्रिवेंद्र सरकार के बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलकर राज्य की जनता के लिए आता है।
उत्तराखंड राज्य देवभूमि के साथ अब सैन्य धाम से भी जाना जाएगा और ये सैन्य धाम बनाने की घोषणा भी किसी और ने नहीं बल्कि सत्ता में बैठे सरकार ने की है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि प्रदेश की इस धरती पर देवभूमि का एक ऐसे शहीद बेटे के बारे में जिसके प्राणों के बलिदान को भले ही सरकारें समय समय पर याद करती हैं, लेकिन जो काम शहीदों के लिए सरकारों को करना चाहिए वो काम खुद शहीद के परिजन कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य वीरों और अमर शहीदों की भूमि रहा है। देश की आजादी हो या 1971 की लड़ाई, यहाँ के वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया है। तो वहीं देवभूमि की इस धरती पर वीर अमर शहीद सूरज तोपाल अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश रक्षा में शहीद हो गए थे। ऐसे ही वीर सपूत हैं कर्णप्रयाग ब्लॉक के फलोटा गांव में जन्मे शहीद सूरज तोपाल। सूरज तोपाल का जन्म 1 फरवरी सन 1992 को एक सैनिक के घर हुआ था। बचपन से ही पिता से देश प्रेम की बातें सुनकर सूरज ने सेना में जाने का मन बनाया और 11 सितंबर 2011 को सेना का हिस्सा बने। सूरज अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। 1 नवंबर 2017 को सूरज देश रक्षा में शहीद हो गए। सूरज के सेना में शहीद हो जाने के बाद शहीद सूरज तोपाल के पिता ने अपने गांव में स्वयं के खर्चे से बेटे की याद में उसकी मूर्ति बनाई। तो वही एक और, सरकार तो प्रदेश में सैन्य धाम बना रही है तो केंद्र ने भी सैनिकों के हित में बजट में कई सौगातें दी हैं। लेकिन शहीद सूरज तोपाल के लिए जो डबल इंजन की सरकार भी नहीं कर पाई, वो काम शहीदों के परिजनों ने कर दिखाया। हालांकि इस मौके पर कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ विधायक ने शहीद सूरज तोपाल के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दी और शहीद सूरज तोपाल को याद किया। मुझे गर्व है अपने वीर सपूत पे, इसलिए मैंने ये खुद ही सोचा कि यार मेरा एक अकेला पुत्र था और मैं इसकी एक मूर्ति स्थापित करूं ताकि ये घर तो उसी का है, चाहे वो है या चाहे नहीं है, लेकिन उस देश के लिए शहीद हुआ है। इसलिए मैंने ये प्रेरणा ली कि मैं खुद ही उसके लिए एक मूर्ति का स्थापना करूं। शहीद के पिता ने खुद के खर्चे से अपने बेटे की मूर्ति बनवाई। 1 नवंबर 2017 को देश रक्षा में शहीद हुए सूरज तोपाल की मूर्ति का अनावरण उनके पैतृक गांव फलोटा में किया गया। इस दौरान शहीद सूरज तोपाल के पिता ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा इकलौता बेटा देश के काम आया। अपने बेटे शहीद सूरज तोपाल की मूर्ति स्थापना को लेकर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को सूरज तोपाल द्वारा देश रक्षा में दिए बलिदान के बारे में बताना है। जो हमारे अमर शहीद यहाँ पे सूरज तोपाल जी, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारी पूरी जनपद का गौरव बढ़ाया है, आज हम सब लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके परिवार को भी यहाँ पे सब लोग जो हैं कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पूरे भारतवर्ष की रक्षा में जो है अपना बलिदान दे दिया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की ये भी नीति है कि हम शहीदों के नाम पे उनके जो बलिदान है उनके हमेशा के लिए याद रखने के लिए उनके नाम पे जो बड़े हमारी सरकारी संस्थान है उनको करने का काम करेंगे। भले ही सरकार ने सैन्य धाम बनाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन सैन्य धाम से भी जरूरी बात यह है कि सरकार कब तक वीर सपूतों को याद रखती है। अमूमन ऐसा ही होता आया है कि जब किसी वीर की शहादत के बाद ऐलान तो होता है, लेकिन बाद में सरकार अपने वादे और शहीद दोनों को भूल जाती है। बाद में ना तो परिवार की सुध ली जाती है और ना ही वादे धरातल पर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, उत्तराखंड। इस पर और अधिक जानकारी के लिए कर्णप्रयाग से हमारे संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एक शहीद जिनकी प्रतिमा उनके पिता बनवाते हैं, लेकिन जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम खुद एक शहीद के पिता करते हैं, ये बेहद दुखद है कहीं ना कहीं। जी निखिल, देखिए सूरज तोपाल 1 नवंबर 2017 को पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उसके बाद जो यहाँ के जो जनता थी और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो काफी भावुक हुए थे, लेकिन उनके जो पिता हैं उन्होंने 1 फरवरी को जिस दिन की उनका भी जन्मदिन था उस दिन सूरज तोपाल की मूर्ति को अपने खुद के खर्चे पे बना करके वहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही यहाँ पे कई राजनीतिक जो
नेता थे वो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन राजनीतिक नेता यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने खुद सरकार को जो काम करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया, लेकिन उनके पिता ने खुद ये काम किया। तो कहीं ना कहीं सरकारों को अपने आंख को खोलना चाहिए कि देखना चाहिए कि एक शहीद को उसके जो वादे मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे उसके अंतिम संस्कार के दिन यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के साथ हमेशा सरकार खड़ी रहेगी। लेकिन आम बात यह देखी जाती है कि शहीद अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वहाँ पे सेना के साथ जो जवान जो शहीद होते हैं वहाँ पे वो हम देश रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं उनको सैनिकों के सम्मान चलिए कहीं ना ठीक है सत्येंद्र, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हमारे साथ नारायण सिंह तोपाल जी भी जुड़ गए हैं जो शहीद के पिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण सिंह जी आपका। जी थैंक यू सर। नारायण जी, एक शहीद आपके बेटे शहीद की आपने प्रतिमा बनवाई है, लेकिन जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो आपने किया। अब आप कितना गर्व महसूस करते हैं अपने बेटे के उस शहादत पर जो देश सेवा के लिए शहीद हुए, और क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे आज? बस ठीक है सर, मुझे प्राउड है अपने बेटे पे शहीद हो गया। मैंने खुद ही अपने घर में अपनी मूर्ति का अनावरण किया जी। मेरा अकेला बेटा था जी। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, इसकी यादगार के लिए हम तो चले जाएंगे, लेकिन इसकी यादगार इस इलाके के इस गांव में रह जाएगी। इस बाजू में यादगार रहने से मैंने इसका एक मूर्ति का अनावरण किया जी। नारायण सिंह जी, कैसे आपके बेटे को ये लगा कि उन्हें फौज में जाना चाहिए, देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए? मेरा बेटा गढ़वाल सेंट्रल लेसोर में पढ़ता था, उधर आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है। उसने वहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई की और जवानों को देखते देखते अपने दिल के अंदर प्रेरणा की कि मैं भी आर्मी के अंदर भर्ती हूँगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिवालय में चल रही उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुंभ के साथ ही गैरसैंण को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में गैरसैंण में आयोजित होने वाले उत्तराखंड बजट सत्र को 1 से लेकर 10 मार्च तक आयोजित कराने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कुल 6 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 5 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई, जबकि 1 प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। वाहनों को रोक के उनकी जांच करें, लेकिन ये सारी चीजें भी उस पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की दोनों बैठकों का हुआ है। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। इससे अलग जो जनजीवन मिशन है, इसके ढांचे को आज अनुमति दी गई है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुंभ मेले और गैरसैंण पर चर्चा की गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास गर्ग सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की हुई, और क्या कुछ इस पर रणनीतियां बनाई गई आगे के लिए इस बैठक में? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई है और साथ ही इसमें 6 जो महत्वपूर्ण बिंदु आए थे, जिसमें से 5 पर मोहर लग गई है और 1 को अगली बैठक के लिए भी स्थगित कर दिया है। आपको बता दूं कि जो इसमें अहम फैसले हुए हैं वो ये हैं कि जो हमारा बजट सत्र होना है वो गैरसैंण में होना है, जो कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक ये हमारा बजट सत्र चलेगा, जिसमें 4 मार्च को हमारा बजट सेशन होना है। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं उस पर किस तरह से जो चीज़ें हैं, क्या बजट में क्या कुछ तय होना है, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर मंथन हुआ। साथ ही जो केंद्र सरकार से एसओपी कुंभ के लिए
नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसको लेकर भी जो तमाम विषय हैं उन पर चर्चा हुई कि क्या कुछ हम कुंभ में बेहतरी को लेकर के कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें आयोजन होने हैं और किस तरह से हम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलकर कैबिनेट बैठक से सामने आई है। भानु जी, अब चलिए बैठक तो हो गई, उस पर चर्चा भी हो गई, लेकिन इस पर अमल, इसको अमली जामा कब तक पहनाए जाने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। बिल्कुल भानु, बहुत कम वक्त समय बचा है जब हमें कुंभ में भी अपना 100% देना है जी। और हमारा जो बजट सत्र होना है उसमें भी हमें जनता के हित को लेकर के 100% देना है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि जल्द से जल्द इसको अमलीजामा पहनाया जाना है, क्योंकि अधिकारियों को आज ही दिशा निर्देश जो है वो दे दिए जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट में सारे तरीके से इस पर चर्चा हो चुकी है और क्या क्या कुछ खास रहना है उसकी पूरी रणनीति बना ली गई है और इसको लेकर के जो तमाम विषय हैं उन पर चर्चा भी हो गई है। तो जल्द से जल्द इसको जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार के आम बजट पेश होने के बाद अब उत्तराखंड की जनता की नजरें टिकी हैं उत्तराखंड सरकार के आम बजट पर। प्रदेश का बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोहर लगा दी है। बजट सत्र को 1 से 9 मार्च तक करवाने की जानकारी दी, जिसके बाद अब बजट सत्र की तिथि को लेकर चल रही उथल पुथल भी खत्म हो गई है। हम गैरसैंण में एक जल के लिए एक झील की घोषणा की थी और उसके पीछे यही परिकल्पना थी कि हम अगर गैरसैंण को राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत ये पानी की होती है। काफी ऊंचाई पर यह स्थान है और इसलिए वर्षा का जल संचय करके हम जहां राजधानी को पर्याप्त पानी दे पाएंगे, वहीं आसपास जो क्षेत्र विकसित होगा भविष्य में, उसके लिए भी पर्याप्त पानी की आवश्यकता होगी। मार्च गैरसैंण में ही बजट सत्र होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 से 9 मार्च तक हो सकता है ये सत्र। अब प्रदेश की बजट पर टिकी हैं नजरें कि राज्य सरकार उत्तराखंड प्रदेशवासियों को इस बजट में क्या कुछ तोहफा देती है, क्या कुछ बड़ी सौगातें उत्तराखंड के वासियों को मिलने वाली हैं। तो बता दें कि प्रदेश के बजट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं उत्तराखंड की जनता को आने वाले बजट से। 1 से 10 मार्च तक ये बजट सत्र हो सकता है और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहीं ये बजट किया जाएगा। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर मुहर लगा दी है कि गैरसैंण में ही ये बजट सत्र चलेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीति गौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीधे। प्रीति, जो अब राज्य सरकार का जो बजट आने वाला है उससे काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि केंद्र के बजट में बहुत ज्यादा उत्तराखंड के लिए नहीं दिया गया है सीधे तौर पर, लेकिन अब जो राज्य का बजट है उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम वैश्विक महामारी कोरोना के बाद दिखाई दे रहा है और लोग अपेक्षाएं भी काफी रख रहे हैं सरकार से। बिल्कुल भानु, आपने जिस तरीके से कहा कि उम्मीदें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि राज्य के बजट से, तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो इससे पहले जो बजट सत्र आहूत किया गया था वो गैरसैंण में ही किया गया था और इस बार भी जो बजट सत्र है उत्तराखंड का वो गैरसैंण में ही आयोजित करने जा रही है सरकार, जिसको लेकर तमाम तरह की जो उम्मीदें हैं जनता की या कहीं सरकार की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का जो ऐतिहासिक फैसला था वो गैरसैंण में ही लिया गया था। इस जो पिछला बजट सत्र जो आहूत यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया था, तो उसी में कहीं ना कहीं ये जो ऐतिहासिक फैसला जो गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का, वो बजट में लिया गया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
जी बिल्कुल प्रीति, लोगों को तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन आपने फील्ड में जाकर देखा है, लोगों से बात की है, लोग क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होना ही चाहिए लोगों के लिए, ऐसी उनकी क्या अपेक्षा है जो वो इस बजट से रखे हुए हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसी क्या कुछ रणनीति बनाई है या ऐसे क्या कुछ संकेत दिए हैं जो इस बजट में लोगों के लिए अच्छा होने वाला है? भानु, आपको बताना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम तरीके से जनता से जुड़े हुए हैं। इस बजट सत्र को लेकर तमाम तरह से जो जनता है उनसे सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे हैं कि जो बजट है वो किस तरह का बजट होना चाहिए। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा तमाम तरह की जो जनसभाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि जो आम बजट है उसके लिए कहीं ना कहीं जनता से एक तरह से जुड़ा जाए और पता चले कि किस तरह की जो बजट है वो जनता चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो बजट सत्र आहूत होने वाला है उससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट में उत्तराखंड के लोगों को सीधे तौर पर भले ही कुछ ना मिला हो, लेकिन राज्य के बजट से वो काफी उम्मीदें रखते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।